नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। 16वें वित्त आयोग के साथ ही ग्रामीण व नगरीय निकायों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई और बैठक की अध्यक्षता 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने की है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक में राज्य के दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भावी वित्तीय आवश्यकताओं की जानकारी दी है और 16वें वित्त आयोग की बैठक मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और राज्य के विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करने में सहायक होगी और इसके माध्यम से राज्य को भविष्य में मिलने वाले वित्तीय संसाधनों की रूपरेखा तय की गई है, जिससे प्रदेश के समग्र विकास को गति मिलेगी और राज्य सरकार को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं और विकास योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से अधिक सहयोग प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। बता दें कि बैठक में वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और सदस्यों ने सभी से चर्चा की है। ग्रामीण, स्थानीय निकायों, नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आयोग के समक्ष अपने विचार और सुझाव भी रखे। बैठक में प्रदेश की नगरीय निकायों के प्रतिनिधि के रूप में 4 नगर निगम के महापौर और 11 अन्य नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहे, शामिल हुए। बताते चलें कि वित्त आयोग के दौरे का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण, अनुदान सहायता के निर्धारण और राज्यों के बीच संसाधनों के उचित आवंटन से संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना है। वित्त आयोग की अनुशंसा 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक 5 वर्ष के लिए रहेगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, स्थानीय निकायों, पंचायत और नगरीय निकायों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं और बैठकों में बढ़ी हुई कर हस्तांतरण की दर से राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव और राज्य के व्यय स्वरूप में हुए परिवर्तन पर चर्चा की गई। इसके साथ ही राज्य में चल रही वित्तीय योजनाओं, विकास कार्यों और नीतियों के प्रभाव का प्रत्यक्ष आकलन भी वित्तीय आयोग ने किया है। इस दौरान आयोग विभागीय अधिकारियों से विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर जानकारी ली है और उनसे सुझाव भी मांगे गए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, इसलिए उसे संज्ञान में रखकर अनुदान जारी करना और शहरीकरण में जनता को सेवा प्रदाय में तकनीकी उपयोग किए जाने की प्रेरित करने हेतु पृथक से अनुदान जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है। कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण बैठक है और विकास की योजनाओं को महत्वपूर्ण दिशा इससे मिलने जा रही है। विकसित भारत के साथ ही विकसित मध्य प्रदेश की प्लानिंग इसमें की गई है। आर्थिक स्थिति को मजबूती, विकास योजनाओं को गति मिले, इसको लेकर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया का वित्तीय प्लान तैयार देखने को मिला है। तो महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है और मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूती के लिए इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल हुए। अब मध्य प्रदेश आर्थिक तौर पर यहाँ से अपनी दिशा के तौर पर आगे बढ़ेगा और इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो आपको सुनवा देते हैं। Now, a very large part of the task of the commission is to conduct very wide-ranging consultations. It visits every single state in the country, so there are 28 states, so we go to every single state. Madhya Pradesh has been our 20th such state. We still have 8 more to go to. But the commission also consults with the central government ministries, central government itself, as represented by the finance ministry. It also consults the previous finance commission chair and members. It also consults the experts in the field, eminent persons. The commission also takes suggestions from anybody, any citizen who wants to give such suggestions. Our website has a link where anyone can go in and give their suggestions, and these are reviewed then by our staff very regularly. So that is what the commission does. At the moment, no decisions are made, have been made, naturally, because we still have not visited the. तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे, इसी पर चर्चा करेंगे। बता दें कि अर्थशास्त्री हैं लोकेश भारती। लोकेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार है देवदत्त दुबे। देवदत्त जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले देवदत्त जी, आप ही के पास आऊंगा और किस तरीके से आप इस बैठक को देख रहे हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए मध्य प्रदेश के लिए तमाम चर्चाएं हो रही हैं लगातार, इससे पहले तमाम प्लान बनाए गए हैं। अब किस दिशा में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं?
हेलो। जी आवाज आ रही? जी जी देवदत्त जी, आपकी आवाज आ पा रही। हाँ। तो ये मध्य प्रदेश में जो जिस तरह से अभी विकास के लिए एक चौतरफा प्रयास हो रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हुआ और भी हम्म समिट के जरिए लोकल भी समिट हुए। हम्म तो अब इन सब चीजों में जब अपन जाते ही सरकार जाती है तो फंड की बहुत जरूरत पड़ती है, और ग्रांट या अनुदान जो भी है समय पर मिल जाए हम्म तो फिर वो उसकी उपयोगिता होती है। और एक जो बात पुष्यमित्र भार्गव ने भी उठाई कि परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाए, भले ही समान रूप से वितरित किया जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि ये बैठक मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अधिकारियों ने स्वयं स्थल भी देखे हैं, मुआयना भी किया है, और पंचायतों के और नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री, मंत्री सबके साथ चर्चा भी हुई है। तो एक तरह से निचोड़ आ गया है वित्त विभाग के अधिकारियों के पास कि उन्हें किस तरह के साधन और कब कितना ग्रांट किस चीज की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जमीन को जिस तरह की आवश्यकता उन्होंने महसूस की, जनप्रतिनिधियों ने उनको बताई है। हम्म तो मुझे लगता है कि यदि इसके बाद इस पर अमल किया गया तो एक विकास के उसमें बहुत बड़ा मील हम्म का पत्थर साबित होगा ये बिल्कुल, देखिए अधिकारियों जिस का। तरीके से जनप्रतिनिधि होते हैं, मुझे लगता है कि उनसे बेहतर जो समझ मुझे लगता है जनता से जुड़कर किस तरीके से वित्तीय प्रबंधन हो, किस तरीके से आर्थिक स्थिति है, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, बहुत करीब उनके रहते हैं। तो अगर उनसे सलाह मशवरा हुआ है, आप किस तरह की तस्वीर आगे देखते हैं, क्योंकि जो अब अभी तक जो चीजें होती आई हैं उसमें कितना बल मिलेगा, और खासकर आपने पहले का जिक्र किया जो निवेश को लेकर तमाम चीजें हो रही हैं वो सरकारी स्तर पर अपनी जगह होती हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि अगर इसमें शामिल होते हैं, अपने विचार रखते हैं, तो जो कम समस्या होती है किस तरीके से इन समस्या को दूर किया जा सकता है। देखिए, जनप्रतिनिधि का नाम ही जनप्रतिनिधि, वो आम जनता से जुड़ा होता है। उसके पास लोग समस्याएं लेके आते हैं तो उसको सब समझ होती है कि हम्म कब कैसी समस्या किसका कब हल करना है। ये कई बार ये होता है कि ग्रांट आने में बहुत देरी हो जाती है, कई बार उसकी लागत बढ़ जाती है, कई बार वो समस्या का समय निकल जाता है। तो ये बात है कि अब इन जो वित्त आयोग के सदस्य हैं इन सब व्यवहारिक कठिनाइयां जो बताई गई हैं, और यदि इनका ये निराकरण करेंगे तो समय पे अनुदान मिले, और किस मद में कितनी राशि भेजी जाए, किस तरह के कार्यों की हम्म प्रदेश में आवश्यकता है। तो ये सब चीजें एक तरह से निचोड़ निकल गया है इन बिल्कुल 2-3 दिन में, जो उन्होंने मैदानी दौरा किया और जो बैठक की, जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी। तो मुझे लगता है आगे से ये वाली प्रॉब्लम नहीं जाएगी कि अभी ग्रांट नहीं मिल रहा है, अभी ये काम पेंडिंग हो रहा है, या फिर इतना टैक्स दो दो तब हम देंगे, या असमान रूप से वितरण, ऐसी जो बहुत सारी समस्याएं आती थी वो मुझे लगता है कि आगे सुलझ जाएंगी, क्योंकि बहुत मैदानी सर्वे भी हुआ है, और जो जनप्रतिनिधि जनता से जुड़े हैं हम्म उनके साथ चर्चा हुई है। तो अब इसको व्यवहारिक रूप में अमल आ जाए, ये जो निष्कर्ष निकले हैं, हम्म तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को विकास को गति देने में और एक अच्छा सामंजस्य वाला माहौल बनाने में बहुत सुविधा हो जाएगी। जी। निश्चित तौर पर वाकई में काफी सुविधा होगी, और इस तरह की बैठक से वाकई में इस तमाम समस्याओं का समाधान होता है। आलोकेश जी, आपके पास पे आ रहा हूं। आज जिस तरीके से वित्तीय आयोग की बैठक है, जनप्रतिनिधियों को लेकर कहा जाता है कि जनता के बीच वो रहते हैं और जनता की समस्या से रूबरू होते हैं, प्रैक्टिकली रूप से समझते हैं। अगर वो अपने विचार पूरे परामर्श कर रहे हैं, तमाम तरीके से विचार यहाँ पर मंथन हुआ है, उनकी चर्चा हुई है और तमाम समस्याओं का जिक्र भी होता है। आर्थिक तौर पर किस तरीके से समस्याओं का समाधान किया जाता है और किस तरीके से आप इस पूरी बैठक को देख रहे हैं? देखिए ऋषभ जी, मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते कुछ चीजों से इसमें सहमत नहीं हूँ कि जनप्रतिनिधि जब आम जनता से जाके मिलते हैं तो अमूमन उनकी जो मांगे होती हैं वो होती हैं कि हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और उसी के साथ साथ हमारे भरण पोषण के लिए सरकार हमें पैसे दे दे। ठीक। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में क्या समस्याएं आती हैं जो मैंने देखी हैं, और मैंने कई शोध भी इसके ऊपर लिखे हुए हैं, कि मध्य प्रदेश में तेजी से फ्रीबीज की समस्याएं बढ़ रही हैं। तो आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, फ्रीबीज क्या है कि मैंने कोई कार्य किया, मुझे पैसा मिला, उसके बदले मैंने कोई कार्य नहीं किया। और हम एक कहावत के रूप में समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को मछली पकड़ के देने की बजाय अगर हम उसे मछली पकड़ना सिखा दें तो वो अपना भरण पोषण तो करेगा ही, साथ ही साथ वो अपने परिवार का ही भरण पोषण करेगा। तो नंबर एक चीज ये कि मध्य प्रदेश में जो फ्रीबीज की समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए। नंबर दूसरी
कि अगर मध्य प्रदेश की नहीं, टोपोग्राफी लोकेश जी, का मतलब आज ठीक है, अगर हम मैं लोग थोड़ा और देखें तो थोड़ा इस हम पे एक विस्तार चाहता हूँ। किस तरह से दूर किया जाए? क्या जो फ्री की चीजें मिल रही हैं उनको रोकना पड़ेगा, या आपका सुझाव होगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ऋषभ जी, मैं कभी भी इस तरह से नहीं कहूंगा कि हम रोक दें, क्योंकि उससे ये होगा जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी मिलना बंद हो जाएगी हम्म उससे चीजें। हम्म बशर्ते हमको एक एक लिमिट डिसाइड करना चाहिए और एक प्रॉपर फिल्टरिंग हो, और उस हम्म फिल्टरिंग के लिए हम लोगों को डेटा की बहुत जरूरत होती है ऋषभ जी। और अमूमन जब मैं रिसर्च करता हूँ तो बाकी राज्यों का डेटा तो मुझे मिल जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश का डेटा बहुत अच्छे से और इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो हम्म ये मतलब हम लोगों को एकेडमिशियंस को बहुत समस्याएं आती हैं। हम्म दूसरी चीज ऋषभ जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो वित्त आयोग जो गठित किए जाते हैं और उनके जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम लोग भी जब हमारे हम्म शोध में काम करते हैं तो इनकी रिपोर्ट्स को कोट करते हैं, क्योंकि ये गुणात्मक, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्वालिटेटिव हम्म और संख्यात्मक मतलब कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों पे बेस्ड होते हैं। ठीक बात। तो साधारण शब्दों में अगर हम इसको समझे हैं तो वो कुछ इस तरह से है कि अगर देखिए हमारी बॉडी जो बीमार होती है तो हमारी बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, हम हम्म लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं, हम्म सही बात है। हम्म अब एंटीबायोटिक्स क्या कर रही हैं, डब्ल्यूबीसी जो आपकी संख्या कम हो गई है उसको बढ़ा देती है। हम्म तो आप खुद सोच के देखिए कि अगर मेरे सर में दर्द है हम्म और मैं गोली खा रहा हूं, तो उस गोली को कैसे पता कि वो सर में ही दर्द है, वो तो पेट में गई है गोली। हम्म तो वहां पे जो एंटीबायोटिक है वो पूरी बॉडी में फैल गया ऋषभ जी, हम्म ठीक। तो उसने मेरे सर के दर्द को तो ठीक किया ही, लेकिन जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे डब्ल्यूबीसी मौजूद थे उसने वहां जाके एक्यूमुलेट कर लिया, वो उस चीज को सड़ा रही है। हम्म तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने क्षेत्रों को, हमारे ग्रे एरियाज को समझना होगा। हम्म आज मध्य प्रदेश में जो मुख्य रूप से जरूरत है वो किस चीज की है कि हम एक अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाएं, हम हॉस्पिटल फैसिलिटीज बनाएं। आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितने अच्छे अच्छे प्रयास। तो इसी चैनल पे मैंने आप ही के चैनल पे हमारा जो एजेंडा न्यूज होता है उसके अंदर हम लोगों ने डिबेट की, हम्म जिसमें रीजनल इन्वेस्टर समिट्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स अभी हाल ही में हम लोगों ने हम्म किए। ये वर्तमान में हमारी मांग है ना। हम्म हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे एमओयूज भी साइन हुए हैं। हम्म अब हमें प्रयास ये करना चाहिए ऋषभ जी कि जो इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ आए थे हम्म वो एमओयू जो साइन करके गए उनको एक्टिव एमओयू में हम लोग कन्वर्ट कराएं। मैं लास्ट डिबेट में भी ये कहा था कि लोग एमओयू साइन करके चले जाते हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं हो पाते। अब वो एक्टिव क्यों नहीं हो पा रहे, उस पर हम लोग कार्य करें। तीसरी चीज की वर्तमान में अगर हम लोग देखें हमारे पास संसाधन बहुत हैं, हम्म लेकिन उन संसाधनों का दोहन हम लोग ठीक से नहीं कर पाते। हम्म ये ठीक उसी तरीके से जैसे अफ्रीका देश के अंदर हम लोग देखेंगे उसको ब्लैक कॉन्टिनेंट बोलते हैं और कॉन्टिनेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। हम्म वहां पे संसाधन बहुत है लेकिन उनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है। हम्म तो हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में ध्यान देना चाहिए। हम किस प्रकार से हमारे मौजूदा संसाधन को हमारे प्रदेश के जो विकास है हम्म और जो समृद्धि है उसके लिए जो इसको यूज करें। और मेरा पर्सनल मानना ऐसा है कि मध्य प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में से एक आज भी वर्तमान में है और उन विकसित राज्यों में पहला मध्य प्रदेश राज्य बनेगा। और मैं आज आप डॉक्यूमेंटेड आज आपके चैनल पे बात बोल रहा हूं कि सबसे पहले जो अविकसित राज्यों में था जो विकासशील हुआ वो मध्य प्रदेश हुआ, और जो विकासशील राज्यों में विकसित होगा सबसे पहले हमारा प्यारा मध्य प्रदेश बनेगा। बस शर्त है कि हमको इन जो हमारे मुद्दे हैं, हमारे जो ग्रे एरियाज ठीक हैं उस बात पे है। एक काम करना चाहिए। सिस्टमेटिक तरीके से, एक सिस्टम के थ्रू सारी चीजें हो तो वाकई में बहुत सारी समस्याएं बिल्कुल। नहीं है आगे विकसित मध्य प्रदेश के लिए। लेकिन देवदत्त जी, जिस तरीके से महत्वपूर्ण बातें लोकेश जी कह रहे हैं, अब जनप्रतिनिधियों का काम ठीक है, अब वो रोटी कपड़ा मकान की बात कहते हैं, लेकिन उनका तर्क ये होता है कि पहले मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी हम धीरे धीरे क्रमवश से उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो जरूरतें बताते हैं कि फ्रीबीज की जरूरत है, अपने कई तर्क वो इसमें शामिल कर देते हैं। लेकिन जो लोकेश जी बातें कह रहे हैं कि एक सिस्टम के थ्रू किसको मिलना चाहिए, किसको वाकई में जरूरत है, इसका पूरा पता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। एक ऐसा ना हो कि योजनाओं को पूरा करने के लिए, ऐलान को पूरा करने के लिए तमाम तरीके से जो योजनाओं को पूरा किया जा रहा है, इससे आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हो जाती है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल लोकेश जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अब लोकेश जी को तो चुनाव लड़ना नहीं है, ये वो स्पष्ट बात कह पा रहे हैं, क्योंकि जिनको चुनाव लड़ना है, वोट लेना है, सही बात, उनके साथ समस्याएं हैं। इस देश में वोट बना था समस्या समाधान के लिए। जब आजाद हुआ भारत, लोकतंत्र बना कि वोट से आप अपनी सरकार चुनो, समस्याओं का समाधान करो। लेकिन कई बार लगता है जैसे वोट एक समस्या हो गई है। तो ऐसे में ऐसे ही लोग स्पष्ट बात कर पाएंगे, लोकेश जी जैसे लोग जो की अर्थव्यवस्था की चिंता करते हैं, देश की, समाज की। बस अंतर ये कि जनप्रतिनिधि भी थोड़ा सोच लें कि वोट हमें वैसे भी मिलेगा। यदि आप समाज, देश की चिंता करोगे तो आपको बहुत पॉजिटिवली वोट मिलेगा, अन्यथा आप कितना फेंक बांटोगे। तो एक प्रतिस्पर्धा पूरे देश में चल रही है, होड़ है हर जगह की कौन क्या दे रहा है। कोई 15,000 कहता, 30,000 कह देता। मतलब इसका कोई ये अंतहीन सिलसिला है और एक तरह से आक्रमण बनाने का भी ये काम है। अब इस पे
बहुत कई एंगल से चर्चा है, क्योंकि यदि सही मापदंड स्थापित किए जाए, सही लोगों को मिल जाए जो वाकई में अपात्र हैं, जिनको सहयोग की जरूरत है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि लोग ठंड में भी खत्म हो जाते, भुखमरी से भी खत्म हो जाते, तो उनको तो मिलना, ऐसे लोगों को तो जरूरी है। लेकिन आपने कई जगह देखा हो कि बीपीएल सूची में उनके नाम है जिनके घर के पास ट्रैक्टर भी खड़े हैं, सब साधन है, वो भी बीपीएल सूची में नाम जुड़ा है। अभी भी लाडली बहना में ऐसे लोगों के नाम मिल जाएंगे जो संपन्न है घरों में। तो ये जो मानवीय स्वभाव है, ये बदले, जनप्रतिनिधि थोड़ा दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाएं और जरूरतमंदों के लिए वो ठीक है, काम करें। लेकिन मुझे देखिए, लगता अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए जो जनप्रतिनिधि हैं वो समस्या का समाधान करने के लिए चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब इस चर्चा में मुझे लगता है वो निकल कर आता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वही बहुत कुछ समस्या पैदा करते हैं। तो ऐसे में जो सिस्टम जो बना है, एक पूरा संवैधानिक सिस्टम है, अब इसमें तमाम तरीके से है, लेकिन वो व्यवस्था मुझे लगता है अभी देश में नजर नहीं आती है। बड़े स्तर पर ऐसा नहीं होता है कि किसी राज्य में एक आइडियल की तरह हो कि वहां के जनप्रतिनिधि ने ऐसी पॉलिसी तैयार की हो और नियम तय किए हो कि वो इस तरीके से काम करेंगे। वो सिस्टम तो अभी कहीं नजर नहीं आता है। देखो, इसलिए नहीं आएगा कि जैसा पहलवान सामने वाला उतारेगा वैसे ही आप उतारोगे। अब दूसरा फ्री देगा तो आप कहाँ तक उसकी बात मुकाबला कर पाओगे। यही तो हो रहा है। जहां जहां दिल्ली में इतनी बार वो जीते, पहले केजरीवाल तो रेवड़ी बांट के, तो बीजेपी ने भी वही किया, उन्होंने उनसे ज्यादा घोषणाएं कर दी। तो जब तक ये दोनों तरफ से हुआ है, जैसा हैवी वेट तय होता ना कि इतने 60 किलो का मुकाबला है, इतने का मुकाबला है, ऐसे ही देना पड़ेगा। तो सभी को, सभी राजनीतिक दलों को एक बार तय करना पड़ेगा कि चुनाव जीते या हारे, सरकार में रहें या ना रहें, लेकिन हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उसको मजबूत रखेंगे, लोगों को कर्मठ बनाएंगे, उनको एक तरह से स्वावलंबी बनाएंगे। तो ये जब भावना आ जाएगी तब जाके काम होगा। अन्यथा जब हमें केवल और केवल सफलता चाहिए, जीत चाहिए, तो फिर तो इस तरह की एन के एन प्रकरण, साम दाम दंड भेद कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज है और राजनीतिक निर्धारक है, देश में नीति निर्धारक वही है। तो कई बार देश में अच्छे अर्थशास्त्री भी नेतृत्व किया है, तो उसके परिणाम बाद में बहुत अच्छे सही बात। तो मुझे लगता है कि अर्थशास्त्री सलाहकार रखना चाहिए राजनीतिक को, खासकर जो नीति निर्धारक है, क्योंकि अर्थ से ही तो सब कुछ है, उससे बिना तो कैसी समस्याएं आती हैं। अभी जब कि देश में बहुत सारी और समस्याएं हैं, महंगाई भी है, सब है, विकास के नाम पर जो कुछ हो रहा है सब देख ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक संतुलन बनना चाहिए और जो कर्मठ लोग हैं उनको किस तरह की सहायता और जो बिल्कुल असहाय है उनको किस प्रकार की सहायता, ये सब मापदंड तय हो और अर्थ की जो व्यवस्था है उसको गिरने ना दें, इस तरह से रेवड़ी ना बांटी जाए और काम है उनको योजनाबद्ध तरीके से लागू किए जाए। ठीक है, देखिए लोकेश जी, अब महत्वपूर्ण बात है, आप आर्थिक स्थितियों को लेकर काफी समझ रखते हैं और वाकई में जो समाधान की आप बात कर रहे हैं बहुत जरूरी है वो। लेकिन अगर जनप्रतिनिधियों की इस तरह की समस्याओं की बात है तो मुझे लगता है वो निश्चित नहीं है कि कौन इसको फॉलो करेगा कौन नहीं करेगा। लेकिन ऐसे कौन से बड़े कारण आप मानते हैं जिनको अगर दूर किया जाए तो आर्थिक तौर पर हम काफी विकास कर सकते हैं? जो फंड हमारे पास आज है उसी फंड का अगर उपयोग अच्छे से हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि स्तर पर तो हम ये तय नहीं कर सकते क्योंकि उनका अपना अपना अलग मानना है, वो अपने तरीके से चलते हैं, वो एक निश्चित बात नहीं हुई। लेकिन निश्चित क्या है, आप क्या कुछ देखते हैं? देखिए ऋषभ जी, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ। मेरा हमेशा मानना प्रश्न के अंदर ही जवाब छुपा होता है। मैं आपको एक उदाहरण देखिए बताता हूँ। देखिए, हम लोगों ने जब आर्थिक सर्वेक्षण पढ़े हैं मध्य प्रदेश के भी और भारत के भी, तो उसमें खुद आर्थिक सलाहकार ही क्या कह रहे हैं कि देखिए वर्तमान में मांग किसकी है? मांग है ऐसे शूज की जो हल्के हों, है ना? लेकिन आप देखेंगे भारत कौन से शूज बनाता है? लेदर शूज बनाता है। अब अगर हम लोग भारत के लोगों से पूछे आप क्यों लेदर शूज बनाते हैं, तो बोले हम तो ट्रेडिशनली यही चीजें बना रहे हैं। मतलब हम अपने जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मांग चल रही है एडिडास के शूज की, मतलब एडिडास जैसे शूज होगी, हम बना रहे हैं लेदर के। आप लेदर के शूज पहनते हैं? मैं मेरे माननीय जो साथी हैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या आप लेदर के शूज पहनते हैं? हम लोग, आप हमारे मुख्यमंत्री को देख लीजिए, उनके पैर में आपको नॉर्मल शूज मिलेंगे, लेदर शू नहीं मिलेंगे। नंबर एक चीज। दूसरी चीज कि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो क्या हम एक प्लानिंग के साथ में कर रहे हैं? देखिए, आप ये तो मानते हैं ना कि आपने अभी ये जो शो बनाया उसके लिए प्लानिंग की होगी। ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पर आके डायरेक्ट बोलना चालू कर दिए या मैं आके आपसे डायरेक्ट बात करना चालू किया। मैंने भी रिपोर्ट्स पढ़ी, मैंने भी सोचा कि उनके अंदर क्या डिस्कस किया जा सकता है, किस तरीके से बात की जा सकती है। ठीक है, तो हम अपनी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं ऋषभ जी उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं।
दूसरी चीज कि आज भी भारत में हम लोग सब्सटेशन क्रॉपिंग या जो क्लासिकल फार्मिंग है उसको कर रहे हैं। देखिए, एनडीए गवर्नमेंट का मैं कोई सपोर्टर नहीं हूं एनडीए गवर्नमेंट का, लेकिन जो चीजें रूलिंग गवर्नमेंट की अच्छी हैं वो बिल्कुल है। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। एपीएमसी एक्ट लेके आई थी सरकार, ठीक है। उसमें क्या था कि आपको कमर्शियल फार्मिंग करना पड़ेगी, आपको कमर्शियल फार्मिंग के लिए सपोर्ट करेगी सरकार। लेकिन जो बिचौली हैं, बीच के लोग हैं, जिनको एजेंट मिलती है आज भी, जिसको हम लोग हिंदी की भाषा में दलाली बोलते हैं, उन्होंने इनको भड़का दिया किसानों को जाके। क्या बोला? अरे सारी चीजें प्राइवेटाइज हो जाएंगी, ये तो सरकार इसको भी प्राइवेटाइज करना चाहती है ना, आप तो कमर्शियल फार्मिंग करने लगेंगे। आप सोच के देखिए, अगर कोई किसान बीज लगाता है, उसको सींचता है, और उसके बाद में जैसा अभी गेहूं कटेगा, उसके बाद में उसको मंडी में उसका भाव मिलेगा, और वो भी एमएसपी है गेहूं में तो मिल रहा है। उन लोगों का क्या, जिनका जो एमएसपी में आते नहीं है और जिनको उसका मूल्य भी नहीं मिल पाता। सरकार आपका सपोर्ट कर रही है कि आप कमर्शियल फार्मिंग कीजिए, आप बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तो ट्रेडिशनल फार्मिंग ही करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे फार्मर्स ऐसे हैं, लेकिन जो फार्मर्स करना चाहते थे उसकी वजह से एपीएमसी एक्ट को ही वापस लेना पड़ा। तो सरकार अपने लेवल पे प्रयास कर रही है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर रही है। मैं लास्ट ईयर जो है दिल्ली में था, एनआईपीएफई में था, वहां पर हम लोगों ने सरकार के साथ में बैठ के बात की। वहां पे जो लोग हैं सरकार के साथ में, वो जो काम करते हैं उनके साथ बैठ के बात की। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन है मध्य प्रदेश सरकार से, है ना, मैं हमेशा अवेलेबल हूं उनके लिए, और आपके स्वदेश चैनल के लिए भी, हमारे प्रदेश के लिए, कि मेरी कहां सहायता लगती है आप मुझे बताइए। जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है उसके आधार पे मध्य प्रदेश की एक नीति बनाए। मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी आप जानते हैं क्या? एग्रीकल्चर है ना। और जितने भी विकसित देश हैं ऋषभ, आप खुद देखिएगा, जो भी देश विकसित देश बना है वो अपने ट्रेडिशनल फार्मिंग की वजह से ही बना है, मतलब अपनी रीढ़ नहीं, ठीक है, महत्वपूर्ण बात। थोड़ा समय कम है, 10 सेकंड में चाहूंगा फार्मिंग नहीं करता है, वो कमर्शियल फार्मिंग करता है। और जापान जो है वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में काम करता है। मेरा कहने का मतलब यह है ऋषभ जी इसमें, कि मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाया जा सकता है अगर उसकी एक प्रॉपर रूपरेखा जो है वो तैयार की जाए, और उसमें कार्य करके उसका मॉनिटरिंग की जाए। हम लोग क्या करते हैं, प्लान बना देते हैं, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं करते, हम दूसरा प्लान बना। ठीक बात। ठीक बात देवदत्त जी, मैं आपके पास आया क्योंकि महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहीं जो शू का एग्जांपल भी दिया, मेरे जहन में भी ये बातें हैं। जो चर्चा हुई है वित्त आयोग की, उसमें भी कृषि को लेकर काफी महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। एक बहुत समय से मांग भी रही है, और जो पारंपरिक किसानी हम करते आ रहे हैं उसमें अब अपडेटेशन की आवश्यकता है, आधुनिकता की आवश्यकता है, उसकी कमी दिखाई देती है, और शायद यही वजह है कि चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हेलो, मुझसे? जी देवदत्त जी। हाँ जी। जब तक चर्चा नहीं होगा, विचार नहीं होगा, मंथन नहीं होगा, तब तक हम निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? तो ये जो विचार और मंथन 2-3 दिन से वित्त विभाग के सदस्यों ने, वित्त आयोग के सदस्यों ने किया है, उससे निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें उनको, जनप्रतिनिधियों को भी उन्होंने बहुत गाइडेंस दिया है कि आप लोग कैसे काम करिए, कैसे। ठीक है, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं देवदत्त जी क्योंकि समय पूरा हो गया है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपका, बहुत शुक्रिया लोकेश जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जिस तरीके से लगातार कदम आगे बढ़ा रही है, अब वित्त आयोग ने भी इसमें एंट्री की, और वित्त आयोग इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक कर रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर किया जाए, जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई है, और महत्वपूर्ण तरीके से मध्य प्रदेश को विकसित करने के लिए नए दिशा निर्देश तय किए गए हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और YouTube पर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।